Well, friends, welcome to Success Mantra. Very good morning, all of you. I am JP Malik before you. Today, there is a very good topic Public Provident Fund Scheme, long term saving scheme. Ladies and gentlemen, if someone asks me that which deposit scheme or investment scheme is best, keeping in view the best return, free from levy of taxes and rebate under Income Tax Act. So I can say that the Public Provident Fund scheme is the best. Why it is so? Let us know. स्पेशल फीचर्स, इस स्कीम के क्या स्पेशल फीचर्स हैं कि ये सबसे अच्छी स्कीम कहलाती है। पहला है बेस्ट सेविंग एंड सेफ इन्वेस्टमेंट। बेस्ट सेविंग, हायर इंटरेस्ट मिलता है। इसके अंदर 7% टू 8.5% तक इंटरेस्ट देखा गया है, तो ये हायर है। बाकी बैंक आजकल देख रहे हैं 5% साल भर का 5% से कम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका 7.10% है। अगर आप 1.5 लाख इसमें मैक्सिमम जमा करते हैं, जो कि इसका अलाउड है इसके अंदर, और मिनिमम इसमें 500 है, तो अगर 1.5 लाख पर ईयर टैक्स बचाने के लिए और सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, तो 15 साल में आपका पैसा जो 22.5 लाख के करीब आपको जमा करना होता है, जिसके बदले आपको दुगने के करीब इसमें पैसा जमा होता है। जबकि इसमें लमसम जमा नहीं होता, 1.5 लाख एक साल में करते हैं तो भी इसमें दुगने के करीब पैसा जाता है। तो इसलिए ये बेस्ट सेविंग एंड सेफ इन्वेस्टमेंट इसको माना गया है। गारंटी रिटर्न्स, इसकी रिटर्न्स की गारंटी है। इसमें कोई सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला सिस्टम नहीं है। फिर टैक्स रिबेट अंडर ATC, इसमें जो आजकल है ₹1.50, 1.5 लाख तक रिबेट आपका टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट में इसको मिलता है, टैक्स रिबेट है। तो ये इसका बेनिफिट है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका देखें, इसमें टैक्स डिडक्शन, जैसे आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर बैंकों में जैसे टैक्स काटा जाता है, इसमें टैक्स काटा नहीं जाता। रिबेट दी जाती है पर टैक्स नहीं काटा जाता। आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम टैक्स, ये फ्री है। और नो वेल्थ टैक्स भी नहीं है। ये चौथा फायदा है, गारंटी है रिटर्न्स की। और पांचवा, अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड, ये अकाउंट अटैच नहीं किया जा सकता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है। अगर आपका कोई कर्जा है, डेट है और कोई लायबिलिटी है, इन केस ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी, अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड, इसमें अकाउंट अटैच नहीं हो सकता। जबकि बाकी में बैंक्स को अधिकार है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ सेट ऑफ कर लेता है। यहाँ पर कोई भी लायबिलिटी के एवज में ये अकाउंट अटैच नहीं हो सकता। बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें बैकिंग है। आपने देखा होगा कि जैसे आजकल पीछे हमने न्यूज़पेपर में PMC, ये कोऑपरेटिव बैंक था, है इस बैंक, ये बैंक महाराष्ट्र बेस है, मुंबई बेस है। तो इसकी जो ये फेल होने के कगार पर आया, तो क्या हुआ, लोगों की लाइनें लगी पैसा लेने के लिए। और इसमें RBI ने क्या किया कि इसको 50,000 तक विड्रॉल की परमिशन दी, फिर जो बढ़कर आजकल 1 लाख की गई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर देखिए कोई भी, ये कोऑपरेटिव बैंक हैं, वैसे नेशनलाइज बैंक आसानी से फेल होते नहीं हैं, फिर भी हमें एक क्राइटेरिया अपना लेके चलना चाहिए एज ए डिपॉजिटर। मान लिया आपने 100 लाख एक बैंक में जमा किए और ये बैंक कोई फेल हो जाता है, इन केस सपोज, तो आपको 5 लाख रुपए आपकी एंटाइटलमेंट है, क्योंकि 5 लाख का ही इंश्योरेंस है ये पैसे का।
तो 5 लाख मिलेंगे, 95 लाख आपके डूब सकते हैं। इसलिए इस हिसाब से भी अगर देखा जाए, जो क्योंकि पहले तो 1 लाख का इंश्योरेंस था, ये बढ़ा के 5 अभी भी किया है, तो ये वैसे मेरा मानना है ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर भी हमें सोच के चलना चाहिए कि अगर मैं एक बैंक में पैसा जमा करता हूँ और इन केस सिचुएशन इस तरह की हो जाती है तो पैसा कितना सेफ है। लेकिन इस स्कीम के अंदर 100% पैसा सेफ है। और क्योंकि इस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों मिलता है, क्योंकि ये हमारी फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एक तरफ रेवेन्यू होता है, एक तरफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। तो हमारा रेवेन्यू इतना नहीं होता और हम डेवलपमेंट बैंक जो सरकार है वो डेवलपमेंट कार्य करने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो इस किस्म की स्कीमें प्लस इंटरनल और एक्सटर्नल डेट कर्जा भी सरकार लेती है, तो इसलिए ये बेस्ट स्कीम है। तो इस स्कीम को अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये इसको अकाउंट कौन खोल सकता है। इंडियन सिटीजन, वन पर्सन वन अकाउंट, एक व्यक्ति एक ही खाता खोल सकता, 2 खाते नहीं खोल सकता। अगर दूसरा खुल गया गलती से तो इरेगुलर माना जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं माना। और या फिर 1 पर्सन या फिर माइनर अंडर गार्जियनशिप ये खोल सकते हैं। लेकिन दोनों अकाउंट को मिला के उनकी एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स रिबेट और डिपॉजिट का सिस्टम उतना ही रहेगा, 1.5 लाख। तो ये किसका अकाउंट नहीं खुल सकता, NRI का, HUF एंड ज्वाइंट अकाउंट। बाकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी एक्सेट्रा का तो खुल ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट ओपन होता है, तो इनका अकाउंट भी नहीं खुलता। अगर NRI का पहले से खुला हुआ है अकाउंट तो वो मैच्योरिटी पे बंद हो जाएगा। दूसरा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, देखिए अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, तो मिनिमम ₹500 पर फाइनेंशियल ईयर मिनिमम करना है, नहीं तो पेनल्टी 50 रुपए की लग जाएगी और इनएक्टिव हो जाएगा, फिर विड्रॉल और लोन एक्सेट्रा नहीं मिलेंगे। और मैक्सिमम ₹1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, ये इसमें जमा हो सकते हैं। अच्छी सेविंग है, अगर 1.5 लाख कोई करता है जमा तो इसमें काफ़ी पैसा हो जाता है जिस पर टैक्स है ही नहीं। तो इसको कब जमा कर, फाइनेंशियल ईयर हमारा जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसमें 1 टू 5th डे ऑफ मंथ ये पैसा जमा कर देना चाहिए। 1 तारीख से 5वीं तारीख, महीने की 1 तारीख से 5वीं तारीख में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि इस पर जो ब्याज की कैलकुलेशन है वो 5th डे से लेकर महीने के एंड डे की कैलकुलेशन पर ब्याज मिलता है। इसलिए 5 से पहले 5 तक पैसा इसमें जमा होना चाहिए। और अगर पैसा नहीं जमा होता है तो फिर इस पर 50 रुपए की पेनल्टी है, खाता इनएक्टिव हो जाएगा, विड्रॉल नहीं हो पाएगा, लोन नहीं मिलेगा। तो ये था। उसके बाद इसमें विड्रॉल कैसे हो, विड्रॉल ये अलाउड है 7th फाइनेंशियल ईयर में, 7वें फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, 7वें साल पैसा की निकासी हो सकती है। और वो कितनी होगी उसका एक सिस्टम है जो कि मैं अगले वीडियो में चार्ट के साथ क्लियर करूंगा। तो उसमें क्या है, जैसे अभी 7वां साल है 7th, तो 6ठे साल का बैलेंस, इसका बैलेंस, और इससे 4th फाइनेंशियल ईयर पीछे जाएंगे, 5वां, चौथा, 6ठा, 5वां, चौथा और तीसरा, तो यहाँ ये 4 साल हो जाएंगे
इसका तीसरा, तो इसका और इसका 50% विच एवर इज लोअर, जो इसमें कम है वो पैसा मिल जाएगा। और ये इन केस ऑफ नीड है, आप विड्रा कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसमें यहाँ तक करते हैं कि इसी में से पैसा निकाल करके इसी में अगले दिन जमा कर देते हैं और वो रिबेट का अधिकारी हो जाता है। तो ये इसकी अकाउंट्स की खासियत है। अब इसमें नॉमिनेशन की पोजीशन क्या है, इसमें 1 और मोर नॉमिनी हो सकते हैं। अगर और नॉमिनेशन अवश्य कराना चाहिए, अगर नॉमिनेशन नहीं किया जाता है तो वो फिर एलआरस को पेमेंट होती है, क्लेम केस होता है, लंबा झंझट हो जाता है, इसलिए नॉमिनेशन जरूरी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक जानकारी, आरबीआई जैसे कहता है जानकार बनिए और सतर्क रहिए। तो कुछ लोगों को इस स्कीम के विषय में अगर नहीं पता है तो ये पूरी डिटेल स्कीम यहाँ से जानकारी मिल सकती है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर सक्सेस मंत्रा बाय जे मलिक, आई एम जेपी मलिक, तो यहाँ से आप सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके मेरे को डाल सकते हैं और मैं उसका डिटेल में रिप्लाई क्लियरली करूँगा। तो इसी तरह अगर आप इसकी 3-4 चीज़ें और हैं जो मैं अगले वीडियो में करूँगा कि इस पर कितना लोन किस टाइम मिलता है और इसका एक्सटेंशन 15 साल बाद क्या होगा, क्या अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, ये सब बातें मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।